पॉटर और आग का प्याला चैप्टर 14 अक्षम्य शाप। अगले 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई नहीं। महत्वपूर्ण घटना आप सिर्फ इसी को मान सकते हैं कि नेविल ने जादुई कढ़ाई की क्लास में अपनी छठी कढ़ाई पिघला दी। प्रोफेसर स्नेप गर्मियों के बाद से गुरुद्वार के विद्यार्थियों के प्रति और ज़्यादा दुर्भावना रखने लगे थे। इसीलिए उन्होंने नेविल को सींग वाले मेंढकों की आंतें निकालने की सजा दे दी। ये काम करके जब वो लौटा तो उसकी हालत बड़ी खराब दिख रही थी। हरमाइनी नेविल को स्वच्छता सम्मोहन सिखाने लगी ताकि अपने नाखूनों के नीचे फंसी मेंढक की आंतों को वो बाहर निकाल सके। ये देखकर रॉन ने हैरी से पूछा, तुम जानते हो इन दिनों स्नेप का मूड इतना खराब क्यों रहता है? हाँ, हैरी ने कहा, मूडी की वजह से। सब लोग ये बात जानते थे कि स्नेप दरअसल गुप्त कलाओं से रक्षा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगातार चौथे साल भी इसका मौका नहीं मिला। स्नेप गुप्त कलाओं से रक्षा के उनके सभी पुराने टीचर्स को नापसंद करते थे और वो अपनी नापसंदगी उनके सामने प्रकट भी कर ही देते थे। लेकिन मैड आई मूडी के सामने स्नेप बहुत सावधान रहते थे। जब भी हैरी ने दोनों को साथ साथ देखा, खाने के वक्त या गलियारे में एक दूसरे के सामने से गुजरते वक्त, तो उसे लगा कि स्नेप मूडी की आंखों से बचते हैं, सामान्य से भी और जादुई से भी। हैरी ने सोचते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि स्नेप उनसे डरते हैं। कल्पना करो अगर मूडी स्नेप को सींग वाले मेंढक में बदलते तो। रॉन ने कल्पना में ऊपर देखते हुए कहा, और स्नेप अपने तहखाने में यहाँ वहाँ फुदकते मिले। गरुड़द्वार के 4th ईयर के विद्यार्थी मूडी की पहली क्लास में जाने के लिए इतने बेताब थे कि वो गुरुवार को लंच के बाद क्लासरूम के सामने जल्दी पहुंच गए। घंटी बजने से पहले ही वो उनके क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। सिर्फ एक विद्यार्थी ही नहीं आया था और वो थी हरमाइनी, जो घंटी बजते ही आ गई। मैं लाइब्रेरी में थी, हैरी ने उसका वाक्य पूरा कर दिया। जल्दी करो वरना सीट नहीं मिलेगी। वो जल्दी जल्दी टीचर की डेस्क के ठीक सामने वाली 3 कुर्सियों पर बैठ गए। वो गुप्त शक्तियाँ आत्मरक्षा की मार्गदर्शिका की अपनी अपनी किताबें निकालकर चुपचाप इंतजार करने लगे, जो असामान्य बात थी। जल्दी ही उन्हें गलियारे में मूडी के लकड़ी वाले पैर की ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी और वो कमरे में आ गए। वो हमेशा की तरह अजीब और डरावने दिख रहे थे। विद्यार्थियों को उनके दुशाले के नीचे से उनका लकड़ी का पैर झांकता दिख रहा था। तुम लोग अपनी किताबें अंदर रख लो, वो डेस्क पर बैठते हुए बोले। आज इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विद्यार्थियों ने किताबें बैग में रख ली। रॉन रोमांचित दिख रहा था। मूडी ने रजिस्टर बाहर निकाला, अपने सफ़ेद भूरे खिचड़ी बालों को अपने विकृत और जले चेहरे से हटाया और विद्यार्थियों की अटेंडेंस लेने लगे। उनकी सामान्य आंख नामों की सूची पर थी और जादुई आंख चारों तरफ घूम रही थी और हर उस विद्यार्थी पर टिक रही थी जो अपना नाम पुकारे जाने पर यस सर कह रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा जब आखिरी विद्यार्थी ने बता दिया कि वो क्लास में मौजूद है। मुझे प्रोफेसर लुपिन ने चिट्ठी लिखकर इस क्लास की प्रोग्रेस के बारे में बता दिया है। ऐसा लगता है तुम लोग गुप्त प्राणियों का मुकाबला करने का अच्छा खासा ज्ञान ले चुके हो। बहरूपिया, लाल टोपी, हिंकी पंक्स, जल राक्षस, कप्पा और नरभेड़ियों के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन सांपों का मुकाबला करने में तुम पीछे हो, बहुत पीछे हो, मूडी ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि जादूगर एक दूसरे का कितना बुरा कर सकते हैं। काले जादू से कैसे निपटना है तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 साल है। रॉन के मुंह से निकल गया, क्या 1 साल बाद आप यहाँ नहीं रुकेंगे? मूडी की जादुई आंख घूमी और रॉन को घूरने लगी। रॉन डर गया, लेकिन एक ही पल बाद मूडी मुस्कुराने लगे। हैरी ने उन्हें पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका बुरी तरह क्षत विक्षत चेहरा और भी ज़्यादा मुड़ा तोड़ा दिखने लगा। लेकिन सभी को यह जानकर राहत मिली कि वो मुस्कुराने जैसा दोस्ताना काम भी कर सकते थे। रॉन तो बहुत राहत में था। तुम आर्थर वीजली के बेटे हो ना? मूडी ने कहा। तुम्हारे डैडी ने कुछ दिनों पहले मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया था। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ 1 ही साल रुकूंगा। डम्बलडोर के विशेष आग्रह पर 1 साल बाद मैं अपने शांतिपूर्ण रिटायरमेंट में वापस लौट जाऊंगा। वो रूखेपन से हंसे और फिर उन्होंने अपने गांठदार हाथों से ताली बजाई। तो अब सीधे शुरू करते हैं। शाप कई तरह के होते हैं और उनकी शक्तियां अलग अलग होती है। देखो, जादू मंत्रालय के हिसाब से मुझे तुम्हें सिर्फ शापों का तोड़ सिखाना चाहिए और बात को खत्म कर देना चाहिए। जब तक तुम लोग 6th ईयर में ना पहुंच जाओ तब तक मुझे तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए कि गैर कानूनी शाप कैसे दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तब तक तुम लोग इतने बड़े नहीं होगे कि इनसे मुकाबला कर सको। लेकिन तुम्हारे बारे में प्रोफेसर डम्बलडोर की राय बहुत अच्छी है। उन्हें लगता है कि तुम इन शापों से आसानी से निपट सकते हो और मुझे भी लगता है कि इन शापों के बारे में तुम्हें जितना जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है। तुम किसी ऐसी चीज से खुद की रक्षा कैसे कर सकते हो जिसे तुमने देखा ही ना हो? तो जो जादूगर तुम्हें गैर कानूनी शाप देगा
तुम्हें कभी बताएगा नहीं कि वो क्या करने वाला है। वह काम शराफत और विनम्रता से नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। मिस ब्राउन, मेरे पढ़ाते समय आप उसे दूर रख सकती हैं। लैवेंडर उछल पड़ी और शर्मा गई। टेबल के नीचे से पार्वती को अपनी कुंडली दिखा रही थी। सब समझ गए कि मूडी की जादुई आंख ठोस लकड़ी के पार भी देख सकती है, जिस तरह ये उनके सिर के पीछे देख लेती थी। तो क्या तुम में से किसी को मालूम है कि जादूगरों के कानून में किन शापों के लिए सबसे ज्यादा सजा मिलती है? कई झिझकते हाथ हवा में उठे, जिसमें रॉन और हरमाइनी के हाथ भी थे। मूडी ने रॉन की तरफ इशारा किया, हालांकि उनकी जादुई आंख अभी भी लैवेंडर पर थी। आह, रॉन ने झिझकते हुए कहा, मेरी डैडी ने मुझे एक शाप के बारे में बताया था, शायद सम्मोहन शाप। ओह हाँ, मूडी ने प्रशंसा से कहा, तुम्हारे डैडी उसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। एक वक्त था जब सम्मोहन शाप के कारण मंत्रालय को बड़ी दिक्कत आई थी। मूडी अपने लकड़ी के पैर पर जोर देकर खड़े हुए। फिर उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोली और उसमें से एक कांच का डिब्बा बाहर निकाला। उसके अंदर 3 बड़ी बड़ी काली मकड़ियां चल रही थी। रॉन थोड़ा पीछे हट गया, उससे मकड़ियों से नफरत थी। मूडी ने डिब्बे में हाथ डालकर एक मकड़ी को पकड़ा और उसे अपनी हथेली पर रख दिया, ताकि सभी विद्यार्थी उसे देख सके। फिर छड़ी मकड़ी की तरफ करके बोले, सम्मोहित हो। मकड़ी मूडी की हथेली से रेशम के एक धागे पर उछली और आगे पीछे ऐसे झूलने लगी जैसे झूला झूल रही हो। उसने अपने पैर कसकर आपस में बांधे और पीछे उलट गई। फिर वो धागे को तोड़कर डेस्क पर कूद गई और गोल गोल घूमने लगी। मूडी ने छड़ी लहराई। मकड़ी फौरन अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ी होकर नाचने लगी। सभी लोग हंस रहे थे सिवाय मूडी के। तुम लोगों को ये मजेदार लग रहा है ना? वो गुर्रा है। अगर कोई तुम्हारे साथ ये करे तब भी तुम्हें इतना मजा आएगा? सभी की हंसी फौरन रुक गई। पूर्ण नियंत्रण, मूडी ने धीरे से कहा, जब मकड़ी एक बार फिर गुलाटियां खाने लगी। मैं ऐसे आदेश दूंगा तो खिड़की से बाहर कूद जाएगी, पानी में डूब जाएगी, या तुम में से किसी के गले के नीचे चली जाएगी। रॉन को कभी छूट गई। मूडी ने आगे कहा, बरसों पहले बहुत से जादूगरों और जादूगरनियों को सम्मोहन शाप से नियंत्रित किया जाता था। हैरी समझ गया कि वो उन दिनों की बात कर रहे थे जब वोल्डेमॉर्ट सर्वशक्तिमान था। मंत्रालय के लोगों को यह पता लगाने में बड़ी दिक्कत आती थी कि कौन मजबूरी में काम कर रहा है और कौन अपनी इच्छा से काम कर रहा है। सम्मोहन शाप से लड़ा जा सकता था और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यह काम कैसे किया जाता है, लेकिन इसमें चरित्र की सच्ची शक्ति की जरूरत होती है जो हर व्यक्ति में नहीं होती। इससे बच सको तो बचना ही बेहतर है। पूर्ण सावधानी, वो चिल्लाए, जिस वजह से विद्यार्थी चौंक कर उछल पड़े। मूडी ने गुलाटियां खाती मकड़ी को पकड़ा और दोबारा डिब्बे में डाल दिया। किसी को किसी और शाप के बारे में पता है? और कोई गैर कानूनी शाप? हरमाइनी का हाथ फिर हवा में उठ गया और हैरी को यह देखकर हैरानी हुई कि नेविल का हाथ भी हवा में था। आमतौर पर नेविल सिर्फ एक ही क्लास में सवालों के जवाब देता था, जड़ी बूटी विज्ञान, जो उसका प्रिय विषय था। नेविल अपनी हिम्मत पर खुद हैरान था। हाँ, मूडी की जादुई आंख घूमी और नेविल पर टिक गई। एक एक शाप है, पीड़ीकृत शाप, नेविल ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। मूडी अब अपनी दोनों आंखों से नेविल को बड़े गौर से देख रहे थे। तुम लॉन्ग बॉटम हो, है ना? उन्होंने पूछा और उनकी जादुई आंख विद्यार्थियों के नाम वाले रजिस्टर को देखने लगी। नेविल ने घबराकर सिर हिलाया, लेकिन मूडी ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। क्लास की तरफ देखते हुए उन्होंने कांच के डिब्बे में से अगली मकड़ी को निकाला। उन्होंने उसे डेस्क पर रख दिया, जहां वो स्थिर बैठी रही, क्योंकि वो हिलने से भी डर रही थी। पीड़ीकृत शाप, मूडी ने कहा, हम मकड़ी को थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। उन्होंने छड़ी मकड़ी की तरफ करते हुए कहा, रहने दो। मकड़ी फूल गई और बहुत बड़ी दिखने लगी। अब नाटक की चिंता छोड़कर रॉन ने अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली और मूडी की डेस्क से जितना दूर पहुंच सकता था उतना पहुंच गया। मूडी ने छड़ी उठाकर मकड़ी की तरफ की और बुदबुदाकर बोले, पेड़े तो। मकड़ी के पैर फौरन उनके शरीर की तरफ मुड़ गए। वो पलट गई और भयंकर तरह से छटपटाने लगी, यहाँ वहाँ लुढ़कने लगी। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन हैरी को यकीन था कि अगर वो बोल सकती तो इस वक्त चीख रही होती। मूडी ने अभी भी अपनी छड़ी नहीं हटाई। मकड़ी बुरी तरह कांपने और छटपटाने लगी। बस करिए, हरमाइनी तीखी आवाज में बोली। हैरी ने पलटकर हरमाइनी की तरफ देखा। हरमाइनी मकड़ी को नहीं बल्कि नेविल को देख रही थी। हैरी ने भी देखा कि नेविल के सामने वाली डेस्क को उसने कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ सफ़ेद थे और उसकी आंखें दहशत में फैल गई थी। मूडी ने छड़ी उठाई। मकड़ी के पैर शांत हो गए, लेकिन वो अब भी कांप रही थी।
लगो तुम। मूडी बुदबुदाया और मकड़ी फिर से अपने सही आकार में आ गई। मूडी ने उसे डिब्बे में रख दिया। दर्द, मूडी ने धीरे से कहा। अगर तुम्हें पीड़ित श्राप देना आता हो तो किसी को सताने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए तुम्हें चाबुक या चाकू की जरूरत नहीं है। एक जमाने में यह श्राप बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, किसी को तीसरा श्राप मालूम है? हैरी ने चारों ओर देखा। सभी ये सोच रहे थे कि आखिरी मकड़ी के साथ जाने क्या होगा। हरमाइनी का हाथ तीसरी बार धीरे से हिला और ऊपर उठ गया। मूडी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मृत्युदायिनी श्राप, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। कई लोगों ने उसकी तरफ घबरा कर देखा, जिसमें रॉन भी शामिल था। आह, मूडी ने कहा और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। हाँ, आखिरी सबसे बुरा मृत्युदायिनी श्राप। उन्होंने अपना हाथ कांच के डिब्बे में डाला। ऐसा लगा जैसे तीसरी मकड़ी समझ गई थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो मूडी की उंगलियों से बचने के लिए बर्तन में यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन मूडी ने उसे उठाकर डेस्क पर रख दिया। मकड़ी लकड़ी की सतह पर दहशत में तेजी से भागने लगी। मूडी ने छड़ी उठाई और हैरी को भयंकर रोमांच का एहसास हुआ। मूडी गरजे, तत्क्षण मरणासन। हरी रोशनी की चौंधियाने वाली चमक हुई। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल अदृश्य चीज हवा में उड़ रही थी। तत्काल मकड़ी पलटकर उल्टी हो गई। उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन वो मर चुकी थी। कई लड़कियों की चीख निकल गई। जब मकड़ी रॉन की तरफ भाग कर आ रही थी तो वो पीछे हटने की कोशिश में अपनी सीट से गिरते गिरते बचा था। मूडी ने मरी हुई मकड़ी को डेस्क से हटाकर फर्श पर गिरा दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यह अच्छा नहीं है, सुखद भी नहीं है। इसका कोई तोड़ नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं है। आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इससे बचा है, और वो ठीक मेरे सामने बैठा है। हैरी का चेहरा लाल हो गया जब मूडी की दोनों आंखें उस पर पड़ी। उसने महसूस किया कि बाकी सभी लोग उसे ही देख रहे थे। हैरी खाली ब्लैकबोर्ड को एकटक देखने लगा, हालांकि उसका ध्यान उस तरफ नहीं था। तो उसके मम्मी डैडी की मौत इस तरह हुई थी, इसी मकड़ी की तरह? क्या उनके शरीर पर कोई निशान नहीं बना होगा? क्या उन्होंने सिर्फ हरी रोशनी की चमक देखी होगी या तेजी से आती हुई मौत की आवाज़ सुनी होगी और उनके शरीर से जान यूं ही निकल गई, बस यूं ही? हैरी 3 साल से अपने मम्मी डैडी की मृत्यु के दृश्य की कल्पना कर रहा था, तभी से जब से उसे यह पता चला था कि उनकी हत्या की गई थी। हैरी को पता था कि उस रात को क्या हुआ था, कैसे पीटर ने उसके मम्मी डैडी के ठिकाने का राज वोल्डेमॉर्ट को जाकर बता दिया, जो उनके घर पर आया था। कैसे हैरी के डैडी जेम्स पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट को रोकने की कोशिश की थी। कैसे उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी लिली से कहा कि वो हैरी को लेकर भाग जाए। कैसे वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के डैडी को पहले मारा और फिर लिली पॉटर की तरफ बढ़ा और उससे एक तरफ हटने को कहा ताकि वो हैरी को मार सके, पर लिली हटी नहीं। कैसे लिली ने वोल्डेमॉर्ट से कहा कि हैरी के बजाय उसे मार डाले। ये सुनकर वोल्डेमॉर्ट ने लिली को मार डाला और इसके बाद अपनी छड़ी हैरी पर तान दी। हैरी ये सारी बातें इसलिए जानता था क्योंकि पिछले साल दम पिशाचों से जूझते समय उसने अपने मम्मी डैडी की आवाज़ें सुनी थी। दम पिशाचों में ये भयंकर शक्ति थी कि उनके सामने आते ही उनके शिकार को जिंदगी की सबसे बुरी घटनाएं याद आती थी और वो निराशा में डूब जाता था। मूडी फिर बोलने लगे थे। हैरी को उनकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लगी। बहुत कोशिश करके वो वर्तमान में वापस लौटा और मूडी की आवाज़ सुनने लगा। मृत्युदंश एक ऐसा शाप है जिसे देने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है। तुम लोग चाहो अपनी छड़ियां उठाकर मेरी तरफ तानो और कहो तत्क्षण मरणासन। मुझे नहीं लगता कि मेरे नाक से खून भी निकलेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यह सिखाने नहीं आया हूं ये शाप दिया कैसे जाता है। अब अगर इसका कोई तोड़ नहीं है तो फिर मैं तुम्हें दिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तुम नहीं चाहोगे कि तुम ऐसी स्थिति में रहो जहां तुम्हारा मुकाबला इस शाप से हो। पूर्ण सावधानी! वो गरजे और एक बार फिर पूरी क्लास चौंक कर उछल पड़ी। अब ये 3 शाप, सम्मोहन शाप, पीड़िकृत श्राप और मृत्युदायिनी श्राप अक्षम्य शाप कहे जाते हैं। इनमें से किसी का भी प्रयोग करने पर अज़्काबान में उम्र कैद की सजा मिलती है। तुम्हें इन शापों से मुकाबला करना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे। तुम्हें तैयारी की ज़रूरत है, तुम्हें हथियार बंद होने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें पूर्ण निरंतर सावधानी की ज़रूरत है। अपनी अपनी कलम निकाल लो, इसे लिख लो। बाकी का समय उन्होंने अक्षम्य शापों के बारे में नोट्स लिखने में बिताया। घंटी बजने तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मूडी ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी और वो क्लास से बाहर निकल आए तो भड़बड़ाकर एक साथ बोलने लगे। ज़्यादातर विद्यार्थी शापों के बारे में हैरानी से बातें कर रहे थे। क्या तुमने उस मकड़ी को तड़पते देखा? और और जब उन्होंने उसे मार डाला, बस ऐसे? हैरी ने सोचा कि ये लोग तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे क्लास में कोई तमाशा दिखाया गया हो।
बहरहाल ये हैरी को और हरमाइनी को भी बहुत मज़ेदार नहीं लगा था। जल्दी चलो, हरमाइनी ने तनाव भरी आवाज़ में हैरी और रॉन से कहा। रॉन बोला, क्यों, दोबारा लाइब्रेरी जाना है? नहीं। हरमाइनी ने धीरे से बगल वाले गलियारे की तरफ इशारा किया। नेविल। नेविल गलियारे में आधी दूरी पर अकेला खड़ा था और सामने की पत्थर की दीवार को दहशत में देख रहा था। उसके चेहरे पर भय के वही भाव थे और आंखें वैसी ही फटी हुई थी जैसी तब थी जब मूडी ने वो श्राप दिखाया था। नेविल, हरमाइनी ने कोमलता से कहा। नेविल ने पलट कर देखा। ओह, ओह हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ हमेशा से ज़्यादा ऊंची थी। दिलचस्प क्लास थी, है ना? क्या पता डिनर में क्या है, मुझे मुझे भूख लगी है। नेविल, तुम ठीक हो ना? हरमाइनी ने पूछा। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो। नेविल असामान्य रूप से ऊंची आवाज़ में बोला। बहुत ही अच्छा डिनर था, मतलब बहुत ही अच्छी क्लास थी। खाने में क्या है? रॉन ने हैरी की तरफ हैरानी से देखा। नेविल, क्या? लेकिन तभी उन्हें पीछे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा कि प्रोफेसर मूडी लंगड़ाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो चारों चुप हो गए और डर कर उन्हें देखते रहे। लेकिन पास आकर प्रोफेसर मूडी बहुत नरमी से बोले। उन्होंने पहली बार प्रोफेसर मूडी को इतना नरमी से बात करते सुना था। सब ठीक तो है बेटे? उन्होंने नेविल से कहा। तो मेरे ऑफिस में क्यों नहीं चलते? चलो एक एक कप चाय पीते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। नेविल मूडी के साथ चाय पीने के प्रस्ताव से और भी डर गया। वो ना तो हिला ना कोई जवाब दिया। मूडी ने अपनी जादुई आंख हैरी पर डाली और पूछा, तुम तो ठीक हो पॉटर? हैरी ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। मूडी की नीली आंख हैरी को ध्यान से देखते हुए अपने छेद में थोड़ी हिली। फिर वो बोले, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। हो सकता है कि डरावना लगे, पर मैं चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ पता हो। नाटक करने से कोई फायदा नहीं है। चलो लॉन्ग बॉटम, मेरे पास जो किताबें हैं तुम्हें अच्छी लगेगी। नेविल ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ आग्रह भरी निगाह से देखा, पर कुछ कहा नहीं। इसलिए नेविल के पास मूडी के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो मूडी के साथ चल पड़ा, जिनका एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। रॉन ने नेविल और मूडी को मोड़ पर मुड़ते हुए देखकर कहा, वो उसे कहाँ ले गए? मैं नहीं जानती, हरमाइनी चिंतित दिखते हुए बोली। बढ़िया सबक था, है ना? रॉन ने हैरी से कहा जब वो बड़े हॉल की तरफ चलने लगे। फ्रेडो जॉर्ज ने सही कहा था, है ना? मूडी को सचमुच एक्सपीरियंस है। जब उन्होंने मृत्युदायिनी श्राप दिया तो मकड़ी कितनी जल्दी से मर गई, तड़ाक से। लेकिन तभी रॉन की निगाह हैरी के चेहरे पर पड़ी और वो एकदम चुप हो गया। फिर वो तब तक कुछ नहीं बोला जब तक कि वो बड़े हॉल में नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने कहा कि आज रात को ही ट्रेलॉनी की भविष्यवाणियों को उन्हें लिख लेना चाहिए, क्योंकि इस काम में घंटों लग जाएंगे। डिनर के दौरान हरमाइनी हैरी और रॉन की बातचीत में शामिल नहीं हुई। उसने फुर्ती से खाना खाया और लाइब्रेरी की तरफ चली गई। हैरी और रॉन गरुड़द्वार के हॉल की तरफ जाने लगे। चलते चलते हैरी ने खुद ही अक्षम्य शापों का जिक्र छेड़ दिया। जब वो मोटी औरत की तस्वीर के पास पहुंचे तो हैरी ने पूछा, अगर मंत्रालय को पता चल गया कि मूडी ने हमें शाप करके दिखाया तो क्या वो डंबलडोर के साथ मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगे? हाँ शायद, लेकिन डंबलडोर हमेशा अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं और मूडी को तो मुश्किल में फंसना पसंद है। वो हमला पहले करते हैं, सवाल बाद में पूछते हैं। कूड़ेदान वाली घटना याद नहीं? बकवास। पासवर्ड सुनते ही मोटी औरत आगे की तरफ झूल गई और प्रवेश द्वार खुल गया। फिर वो गरुड़द्वार के हॉल में पहुंचे जो भीड़ और शोर से भरा था। हैरी ने कहा, अपना ज्योतिष का होमवर्क कर ले। और क्या, रॉन ने कराते हुए कहा। वो लोग अपनी किताबें और चार्ट लेने के लिए कमरे में गए। वहाँ पर सिर्फ नेविल ही था जो पलंग पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। मूडी की क्लास के खत्म होने के वक्त उसकी जो हालत थी, अब वो कहीं बेहतर दिख रहा था उससे, लेकिन अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। हैरी ने उससे पूछा, नेविल तुम ठीक हो? ओह हाँ, नेविल बोला, मैं ठीक हूँ थैंक्स। मैं एक किताब पढ़ रहा था, प्रोफेसर मूडी ने मुझे दी है। उसने शीर्षक दिखाया, जादुई भूमध्य सागरीय जल पौधे और उनके गुण। प्रोफेसर स्प्राउट ने शायद प्रोफेसर मूडी को बताया कि मैं जड़ी बूटी विज्ञान में अच्छा हूँ, नेविल ने कहा। उसकी आवाज़ में गर्व का हल्का सा पुट था जो हैरी ने पहले कभी नहीं सुना था। इसलिए उन्हें लगा कि मुझे किताब अच्छी लगेगी। हैरी ने सोचा कि नेविल को प्रोफेसर स्प्राउट की तारीफ के बारे में बताना नेविल को खुश करने का बहुत ही कूटनीतिपूर्ण तरीका था, क्योंकि नेविल की किसी भी विषय में शायद ही कभी तारीफ होती थी। ये काम तो वैसा ही था जैसा प्रोफेसर लुपिन किया करते थे। हैरी और रॉन ने भविष्य का खुलासा की अपनी अपनी किताब उठाई और हॉल में आ गए। वहाँ वो एक खाली टेबल ढूंढकर उस पर बैठ गए और अगले महीने की भविष्यवाणियों पर काम करने लगे। 1 घंटे मेहनत करने के बाद उन्होंने पाया कि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। हालांकि उनकी टेबल पर चंद पत्रों के टुकड़े पड़े थे जिनमें प्रतीक और चिन्ह बने थे। हैरी का दिमाग उसी तरह कोहरे से भरा था जैसा प्रोफेसर ट्रिलॉनी की आग के धुएं से भर जाता था। उसने गणनाओं की लंबी सूची की तरफ एक तक देखते हुए कहा, मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। देखो, रॉन ने कहा,
जिसके बाल खड़े हो गए थे, क्योंकि वो उलझन में अपने सिर पर उंगलियां फेर रहा था। मुझे लगता है ज्योतिष में अपनी कला का प्रदर्शन करना ही चाहिए। क्या? मनगढ़ंत भविष्यवाणियां? और क्या? रॉन ने टेबल से गणना और प्रतीकों के ढेर को हटाते हुए कहा। उसने अपना कलम स्याही में डुबाया और लिखने लगा। रीडर्स नोट, मैं चाहता हूँ कि आप इन भविष्यवाणियों को बहुत ध्यान से सुने और उसके बाद आगे आने वाली कहानी के हिसाब से उन भविष्यवाणियों को वापस सोचे। कंटिन्यू। अगले सोमवार को, उसने जल्दी से और लापरवाही से लिखते हुए कहा, मुझे सर्दी हो जाएगी क्योंकि मंगल और गुरु की दुर्भाग्यपूर्ण युति हो रही है। उसने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी को जानते हो, दुखद बातें लिख देंगी तो वो खुश हो जाएगी। हाँ, हैरी ने कहा। वो अब तक जिस चंदपत्र पर लिख रहा था उसने उसे गुड़ी मुड़ी किया और बातें करने में जुड़े फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से आग में फेंक दिया। ठीक है, सोमवार को मुझे जलने का खतरा है। वो तो होगा ही, रॉन ने कहा। हमें सोमवार को फिर से अग्निडंकों के पास जाना है, ठीक है। मंगलवार को मेरी कोई कीमती चीज खो जाएगी, हैरी ने कहा, जो नए विचारों की खोज में भविष्य का खुलासा पुस्तक को उलट पलट कर रहा था। ये अच्छा है। बुध के कारण, रॉन ने लिखते हुए कहा, तुम ये लिख लो कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकेगा जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। ओह, बढ़िया है, हैरी ने तेजी से लिखते हुए कहा, क्योंकि शुक्र 12वें घर में है और बुधवार को मुझे लगता है मैं लड़ाई में हार जाऊंगा। लड़ाई करने तो मैं जा रहा था, कोई बात नहीं, मैं शर्त हार जाता हूँ। तुम इस बात पर शर्त लगाना कि मैं जीत जाऊंगा। वो लोग 1 घंटे तक मनगढ़ंत भविष्यवाणियां बनाते रहे, जो लगातार ज्यादा दुखद होती गई। हॉल धीरे धीरे खाली होता गया क्योंकि विद्यार्थी सोने जा रहे थे। क्रुकशैंक्स उनके पास आया और उछल कर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। वह हैरी की तरफ अजीब निगाह से घूर रहा था। ऐसा लगा कि वो उसी तरह देख रहा था जैसे हरमाइनी उन्हें सही तरह से होमवर्क ना करने पर देखती थी। हैरी हॉल में चारों तरफ नजरें दौड़ाए हुए सोच रहा था कि अब कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बची है जिसका वो इस्तेमाल करे। तभी उसने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज सामने वाली दीवार से टिक कर बैठे हुए हैं। उनके सिर पास पास थे, कलमें बाहर थी और एक वो चंद पत्र पर झुके थे। ये बहुत ही असामान्य बात थी कि फ्रेड और जॉर्ज एक कोने में बैठकर चुपचाप काम कर रहे हो। आमतौर पर वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनकर रहना पसंद करते थे। जिस तरह से वो चंद पत्र पर लिख रहे थे, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। हैरी को याद है कि रॉन के घर पर भी वो एक साथ बैठकर चोरी से कुछ लिख रहे थे। तब उसने सोचा कि शायद वीजली भाइयों की जादुई दुकान का ऑर्डर फॉर्म होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो इस मजाक में ली जॉर्डन भी शामिल होता। फिर उनके दिमाग में आया कि कहीं इसका संबंध जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट से तो नहीं है। हैरी ने देखा कि जॉर्ज ने फ्रेड की तरफ देखकर सिर हिलाया, अपनी कलम से कुछ लिखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जो हॉल खाली होने के कारण हैरी को सुनाई दे गई। नहीं नहीं नहीं, इससे तो ऐसा लगेगा कि हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा ना। फिर जॉर्ज ने ऊपर देखा, उसे दिख गया कि हैरी उन्हें ही देख रहा है। हैरी मुस्कुराया और अपनी भविष्यवाणियों की तरफ लौट गया। वो नहीं चाहता था कि जॉर्ज ये सोचे कि हैरी उनकी बातें सुन रहा है। कुछ समय बाद जुड़वा भाइयों ने चंद पत्र लपेटा और गुड नाइट कहकर सोने चले गए। फ्रेड और जॉर्ज को गए हुए 10 मिनट ही हुए थे कि तभी तस्वीर का छेद खुला और हरमाइनी हॉल में आ गई। उसके हाथ में एक चंद पत्र था और दूसरे में एक बक्सा, जिसके अंदर की चीज उसके चलते समय खड़खड़ कर रही थी। क्रुकशैंक्स ने पूछ हिलाकर उसका स्वागत किया। हेलो, हो गया मेरा काम। और मेरा भी, रॉन ने अपनी कलम फेंकते हुए विजयी अंदाज में कहा। हरमाइनी बैठ गई। उसने अपने हाथों का सामान एक खाली कुर्सी पर रख दिया और रॉन की भविष्यवाणियां उठाकर पढ़ने लगी। तुम्हारा अगला महीना ज्यादा अच्छा नहीं बीत रहा है ना, उसने व्यंग भरे स्वर में कहा, जब क्रुकशैंक्स उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया। रॉन ने जम्हाई लेते हुए कहा, हाँ, कम से कम चेतावनी तो मिली गई है। हरमाइनी बोली, तुम 2 बार डूबने वाले हो एक ही महीने में। अच्छा, रॉन ने अपनी भविष्यवाणियों की तरफ देखते हुए कहा, एक को बदल देता हूँ, लाओ, उसकी जगह लिख देता हूँ कि कोई पागल गरुड़ाश्व मुझे कुचल देगा। कहीं वो समझ तो नहीं जाएंगी कि तुमने बातें मन से बनाई है, हरमाइनी ने कहा। ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रॉन ने नकली गुस्से का नाटक किया। हम यहाँ पर बैठे किसी घरेलू जिन की तरह डटकर मेहनत कर रहे हैं। यह सुनकर हरमाइनी की भौहें तन गई। रॉन ने जल्दी से कहा, मैंने बस मिसाल ही तो दिया। हैरी ने कलम नीचे रख दी। उसने आखिरी भविष्यवाणी में लिखा था कि सिर कटने से उसकी मौत हो जाएगी। उसने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉक्स में क्या है? अच्छा सवाल है, हरमाइनी ने रॉन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। उसने ढक्कन खोला और अंदर रखा सामान दिखाया। उसके अंदर 50 बैजेस थे, जो अलग अलग रंग के थे, पर सब पर एक ही चीज लिखी थी, SPEW, स्प्यू। हैरी ने एक बैज उठाकर उसे देखते हुए कहा, यह किस बारे में है? स्प्यू नहीं,
हरमाइनी ने अधीरता से कहा। SPEW मतलब सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर, यानी घरेलू जिन कल्याण और उत्थान संस्था। रॉन ने कहा, इस बारे में तो मैंने नहीं सुना। जाहिर है सुनोगे भी कैसे, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। यह संस्था मैंने अभी अभी तो बनाई है। अच्छा, रॉन ने हैरानी से कहा। और मैडम आपकी इस संस्था में लोग कितने हैं? हरमाइनी बोली, देखो अगर तुम दोनों शामिल हो जाओ तो 3। रॉन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये स्पीयू वाले बैच लगा के घूमना पसंद करूंगा? SPEW, हरमाइनी ने गर्म होते हुए कहा। मैं इसके बजाय इसका नाम रखना चाहती थी, हमारे साथ जादुई प्राणियों पर अत्याचार बंद करो और उनके कानूनी हकों में परिवर्तन के लिए अभियान छेड़ो। लेकिन ये बहुत लंबा था, तो इसे मैंने मैनिफेस्टो बना लिया। उसने अपने चरणपत्र को लहराया। मैंने लाइब्रेरी में काफ़ी रिसर्च की, घरेलू जिन्नों की गुलामी सदियों से चली आ रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि किसी ने पहले इसके बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। हरमाइनी, कान खोलकर सुनो, रॉन ने जोर से कहा। उन्हें ये पसंद है, उन्हें सेवा करना पसंद है। हरमाइनी ने और भी जोर से कहा, हमारे अल्पकालीन लक्ष्य ये होंगे, और ऐसा अभिनय किया जैसे उसने रॉन की बात सुनी ही ना हो, कि हम घरेलू जिन्नों को अच्छी तनख्वाह दिलवाएंगे और उनके काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाएंगे। हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य ये हैं कि हम जादुई छड़ी का इस्तेमाल न करने के कानून को बदलवाएंगे और जादुई प्राणी नियमन और नियंत्रण विभाग में किसी घरेलू जिन्न को जगह दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां किसी घरेलू जिन्न का कोई प्रतिनिधि नहीं है। और हम ये सब करेंगे कैसे? हैरी ने बोला। मेंबर्स जोड़कर, हरमाइनी ने खुशी से कहा। मेंबरशिप की फीस के लिए मेरे हिसाब से 2 सिकल ठीक रहेंगे। इसमें एक बैज आ जाएगा और बाकी पैसों से हम अपना पैम्फलेट अभियान शुरू कर देंगे। तुम ट्रेजरर हो, कोषाध्यक्ष हो रॉन, मेरे पास एक डिब्बा है जिसमें तुम चंदा इकट्ठा करोगे, और हैरी तुम हो सेक्रेटरी। इसलिए तुम इस समय मेरी कही हुई बातें लिख लो ताकि हमारी पहली मीटिंग का रिकॉर्ड रहे, ओके? वो एक पल के लिए रुकी और उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। हैरी बैठ गया। वो कभी हरमाइनी के अभियान के बारे में सोच रहा था तो कभी रॉन के चेहरे पर आए आनंद के भाव को देख रहा था। रॉन तो ये सुनकर अवाक रह गया था। तभी खिड़की पर होने वाली ठक ठक ने खामोशी को तोड़ा। हैरी ने खाली हॉल के पार देखा। चांदनी में उसे खिड़की की चौखट पर अपनी सफेद उल्लू दिख गई। हेडविग! वो चिल्लाया। वो अपनी कुर्सी से कूदा और हॉल पार करते हुए खिड़की खोलने गया। हेडविग उड़कर अंदर आ गई। उसने कमरे का चक्कर लगाया और टेबल पर रखी हैरी की भविष्यवाणियों के ऊपर बैठ गई। हैरी ने जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहा, तुम्हें बहुत समय लग गया। वो जवाब लेकर आई है। रॉन ने रोमांचित होकर हेडविग के पैर में बंधे इन गंदे से चर्मपत्र की तरफ इशारा किया। हैरी ने जल्दी से उसे खोला और बैठकर पढ़ने लगा। हेडविग उड़कर उसके घुटनों पर बैठ गई और धीरे धीरे आवाज़ करने लगी। हरमाइनी ने बेचैनी से पूछा, क्या लिखा है सीरियस ने? पत्र छोटा था और साफ लग रहा था कि इसे जल्दी में लिखा गया है। हैरी जोर से पढ़ने लगा। हैरी, मैं उत्तर दिशा में आ रहा हूँ। तुम्हारा सिर का निशान फिर दुखा, ये खबर बहुत बुरी है। मैंने बहुत सी अजीब अफवाहें सुनी है। अगर निशान दोबारा दुखे तो सीधे डंबलडोर के पास जाना। लोग कहते हैं कि उन्होंने मैडम मूडी को रिटायरमेंट से बुला लिया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने भविष्य के संकेत पढ़ लिया है, भले ही बाकी लोग ना पढ़ पा रहे हो। मैं जल्दी कांटेक्ट करूंगा। रॉन और हरमाइनी को मेरा प्यार देना। हैरी, आंखें खुली रखना। सीरियस। हैरी रॉन और हरमाइनी की तरफ देख रहा था, जो एकटक उसे ही देख रहे थे। वो उत्तर दिशा में आ रहा है, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। मतलब वो वापस आ रहा है? डंबलडोर ने भविष्य के कौन से संकेत पढ़ लिए? रॉन ने उलझन में कहा। हैरी, क्या हुआ? क्योंकि हैरी ने उसी समय सिर ठोक लिया था, इसलिए झटके के कारण हेडविग उसकी गोद से टपक गई थी। शिट! हैरी ने गुस्से से कहा। मुझे उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। रॉन ने हैरानी से कहा। तुम इतने गुस्से में क्यों? मेरे वजह से वो वापस लौट रहा है यार, हैरी ने कहा, और इस बार टेबल पर इतना जोर से मुक्का मारा कि हेडविग रॉन की कुर्सी पर पहुंच गई और चीखने लगी। वो वापस लौट रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं मुश्किल में हूं, जबकि कोई गड़बड़ नहीं है, और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हैरी ने हेडविग से कहा, जो उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखकर चोंच कुटकुटा रही थी। खाना चाहिए तो उल्लू घर में जाओ। हेडविग ने उसे बहुत चिढ़कर देखा और खुली खिड़की से उड़कर चली गई। जाते जाते पंख उसके सर पर मारते हुए भी गई। हैरी, हरमाइनी ने शांत करने वाली आवाज में कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। हैरी ने बेचैनी से कहा। उसने कमरे में जाकर पजामा पहना और मसहरीदार पलंग पर चढ़ गया, पर नींद उसे जरा भी नहीं आ रही थी। अगर सीरियस वापस लौटता है और पकड़ा जाता है तो ये उसकी, हैरी की गलती होगी। उसने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा? कुछ पलों का दर्द भी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे बता बैठा। काश वो समझदारी से मुंह बंद रखता। उसने कुछ समय बाद रॉन के कमरे में आने की आवाज़ सुनी, पर वो कुछ बोला नहीं। हैरी काफ़ी देर तक लेटा लेटा अंधेरे में ऊपर देखता रहा। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, और अगर हैरी थोड़ा कम परेशान होता तो उसे एहसास हो गया होता कि आमतौर पर गूंजने वाली नेविल के खर्राटों की आवाज़ इस समय नहीं गूंज रही थी। इसका मतलब ये था कि वो अकेला ही नहीं जाग रहा था।
बल्कि नेविल भी जाग रहा था।